हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट सी एस आई आर नेट का जो दिसंबर 2024 का एग्जाम हुआ था वो 28 फेब को हुआ था। 28 फरवरी 2025 को ये आपका एग्जाम हुआ था। इसकी रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो इसका हम डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करने चाह रहे हैं विद रेफरेंस। कौन सी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन आते हैं, कहां से क्वेश्चन उठाए गए थे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा, पेपर सॉल्यूशन पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी, यानी कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट 1 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट बी यानी कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए थे वो डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। आगे देखिएगा, अगर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई नॉन कर रहे हैं, आईआईटी जैम, सीयूईटी पीजी, सीएसआईआर नेट एग्जाम हो गया, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्जाम हो गए, गेट का एग्जाम हो गया, कोई भी स्टेट का पीजीटी हो, केवीएस, एनवीएस, अगर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई नॉन कर रहा है, तो हमारी ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री, जहां पे बहुत ही अफोर्डेबल फीस में क्वालिटी कंटेंट के साथ कोर्स अवेलेबल है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक आपको मिलेगा। ऐप डाउनलोड कीजिए, डेमो लेक्चर्स चेक कीजिए, कंटेंट चेक कीजिए, उसके बाद आप हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप इन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इस बार जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन थे कि अटेम्प्ट किए जा सकते थे अच्छे से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, क्या होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट को चेक करते हैं, K3CuF इज पैरामैग्नेटिक। क्या ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कॉपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए अगर हम कॉपर का X मानते हैं -6 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर K+ है तो वहां पे -3 रहा होगा, तो यहाँ से कॉपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। अगर कॉपर न्यूट्रल स्टेट में होता तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन होता है, उसके बाद आपका 3D10 होता है एंड 4s1 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दीजिए, यानी कि यहां पे आपके पास 3D8 होगा। 3D8, तो 3D8 की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे 3D में 8 इलेक्ट्रॉन अगर आप भरेंगे तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही मिलेंगे, 1 2 3 और 4 और 5। तो यहाँ पे आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। तो यहाँ पे देखिए अगर आप पेयरिंग भी करवा देंगे, फॉर एग्जांपल वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, बट आप अगर सोच रहे कि पेयरिंग अगर हो जाए, तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे पेयरिंग के बाद भी कोई बात बनने वाली नहीं है। तो ये बात पक्का सही है कि जो ये कॉम्प्लेक्स आप देख पा रहे हैं K3CuFe6, इसके पास आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पक्का ही पैरामैग्नेटिक होगा, इसका मतलब पक्का ही पैरामैग्नेटिक होगा। तो K3CuF6 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। देखिए यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स को क्या दिखाया गया कि ये डायामैग्नेटिक होगा, इसका मतलब ऑप्शन 2 इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या दिखाया गया कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की आंसर आ सकता है, बट हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए सोडियम नाइट्रोफ्यूरासाइड इज डायामैग्नेटिक, क्या ये डायामैग्नेटिक होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोफ्यूरासाइड। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे Fe मेटल होती है, Cn का यहाँ पे 5 होता है एंड आपका NO होता है। इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है सोडियम नाइट्रोफ्यूरासाइड। अगर यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाएंगे आयरन की, तो क्या निकलेगी, X यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे आप +1 कर सकते हैं, NO+1 रहेगा, और यहाँ पे आपका -2 आएगा, यहाँ पे आपका -2। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी वो आपका +2 निकलने वाली है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपका +2 निकलेगी। अब आप देख सकते हैं अगर आयरन आपका Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा होगा तो वो D6 रहा होगा। Cn एंड NO दोनों ही हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई होगी, और पेयरिंग से अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास डी में 6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हुए हैं तो यहाँ पे पेयरिंग होती है, और पेयरिंग के बाद आप देख सकते हैं ये रहा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग के बाद, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो D6 है ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। अगर आप इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मानते हैं स्टूडेंट, तो आप इसको समझ सकते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे पेयरिंग करवानी होगी, तो यहाँ पे आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा। तो सोडियम नाइट्रोफ्यूरासाइड, क्या ये डायामैग्नेटिक होगा? तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है ना, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वहीं पे अगर आप देखेंगे ये बोल रखा कि ये जो सोडियम नाइट्रोफ्यूरासाइड होता है क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इस कॉम्प्लेक्स को भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो EN लगा हुआ है, देखिए पहली बात तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपका कोबाल्ट +3 हो जाएगा, और कोबाल्ट +3 का मतलब भी D6 होता है, और यहाँ पे EN लगा हुआ EN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आप इसको बोल सकते हैं, तो ये भी लो स्पिन होगा। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आप देख पा रहे हैं ये डायामैग्नेटिक होगा, यहाँ पे भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि 6 के 6 जो है वो पेयर्ड अप रहे होंगे यहाँ पे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स लिख कर आना, क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा? नो, दिस इज डायामैग्नेटिक, ये आपका यहाँ पे डायामैग्नेटिक होगा। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। मैंने आपको सारे ऑप्शन काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो डायामैग्नेटिक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पे? पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट ये चीज नहीं आई थी, लेकिन ये पूछा जा चुका है, कई बार पूछते हैं कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है, कितने प्रोटॉन यूज होते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका याद रखने वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का होता नहीं है। रेफरेंस में आपको जरूर बता दूंगा इसका। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है भाई आप सभी को पता है, नाइट्रोजन साइकिल कन्वर्ट 1 मोल ऑफ N2। ये कह रहा भाई आपके पास N2 जो है इसका 1 मोल है, प्लस ये कह रहा है कि क्या प्रोड्यूस करेगा। देखिए भाई नाइट्रोजन साइकिल में क्या करते हैं, N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा नाइट्रोजनेज। तो ये कह रहा है कि बताओ कितने मोल अमोनिया के निकलेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि X मोल ऑफ अमोनिया प्लस में Y मोल ऑफ, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि X मोल अमोनिया एंड Y मोल ऑफ H2 यूजिंग Z मोल ऑफ प्रोटॉन्स। यहां पे क्या यूज होंगे? Z मोल्स ऑफ प्रोटॉन यूज होंगे, प्लस में W मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बताइए कि X Y Z और W क्या होगा। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे 1 मोल यूज किया गया है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए अगर यहाँ पे N2 है यानी कि 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे अमोनिया में भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे 2NH3 आता है स्टूडेंट। क्या आता है यहाँ पे? 2NH3 आता है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब इस ऑप्शन को हटा देते हैं, इस ऑप्शन को हटा देते हैं। मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस भी दिखाऊंगा ताकि आप इस चीज को वेरीफाई कर पाएंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे देखिए भाई 8 प्रोटॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यहाँ पे 8H पॉजिटिव होता है, प्लस में 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे 8 अगर प्रोटॉन है, यहाँ तो 6 हुए, 6, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1। तो H2 कितना आएगा भाई? H2 भी 1 ही आएगा। Y की वैल्यू 1 होगी ना कि 0। Y की वैल्यू 1 होगी, प्रोटॉन 8 एंड 8 ही इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 4। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आइए मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूं भाई। ये आपका जो श्रीवर बुक है उसका रेफरेंस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। the so-called nitrogen fixing bacteria found in soil root। तो ये पूरा रिएक्शन बताया गया भाई यहाँ पे क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो N2 का 1 मोल है वो 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करता है। H2 का जो 1 ही मोल होता है यहाँ पे 8H पॉजिटिव यूज होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 16 ATP। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है भाई 16 ATP। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने करवाया था। अगर किसी स्टूडेंट ने ध्यान से उसको देखा होगा तो उसका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन बोला जा सकता है। अगर आप थोड़े से, ये जरूर है कि याद रखने वाला क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ आप यहाँ पे अगर आपको याद था तो आप अच्छे से कर पाते।
तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, एप ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे बोला जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लैंथेनाइड्स, जो लैंथेनाइड्स का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, सिमिलर टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं? ऑल्सो सिमिलर टू द लेट ट्रांजिशन मेटल्स, क्या वो जो लेट ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके इक्वल इसकी वैल्यू होती है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लग रहे हैं, ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। देखिए जो लैंथेनाइड्स होते हैं ये काफी अच्छे मेटल्स माने जाते हैं, तो इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसके आसपास होता है। और खास बात क्या होती है, जो लैंथेनाइड्स है इन सभी का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सिमिलर सा ही होता है, नियर अबाउट होते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा सिमिलर टू ईच अदर ऑल्सो सिमिलर टू दी एस ब्लॉक। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका रेफरेंस आप देख सकते हैं, वही श्रीवर की बुक में बोल सकता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आप यहां पे अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूं, आप देखिएगा यहां से आप इसके ऊपर आ जाइए, एज यहां से इसको देखिए, एज ए रिजल्ट स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द लैंथेनाइड्स आर ऑल वेरी सिमिलर। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि यहां पे बताया गया है कि जो आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है लैंथेनाइड्स का वो सिमिलर होता है, एक जैसा ही होता है। एंड देखिए ये बात आ गई, एंड क्लोज टू दैट, ये देखिए भाई मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम क्या है भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, आप देख सकते हैं। तो यहां पे ये बात बताने की कोशिश की गई है, दोनों ही देखो यहां पे कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है इसका आइडिया भी आपको हो जाना चाहिए। तो बुक्स में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एज ए रिजल्ट स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द लैंथेनाइड्स आर ऑल वेरी सिमिलर, तो काफी सिमिलर है, और वो किसके सिमिलर होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के सिमिलर होता है। आप यहां से ये बात भी देख सकते हैं। तो मैंने यही आपको बताया, सिमिलर टू ईच अदर ऑल्सो सिमिलर टू दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल्सो सिमिलर टू दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भाई। ये आपको काफी अच्छे से पढ़ा दिया जाता है भाई, जैम की प्रिपरेशन के दौरान भी ये चीज आपको पढ़ा दी जाती है। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स का क्वेश्चन है, इन दी फ्लोइंग रिएक्शन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, भाई काफी अच्छे से पढ़ाया जाता है, काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं इस टाइप के। तो देखिए भाई आप सभी को पता है कि जो डाइबोरेन होता है आपका B2H6, जहां पे आपको बनाना बॉन्ड देखने को मिलता है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड देखने को मिलता है, तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है डाइबोरेन की, है ना, डाइबोरेन की ऐसी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब देखिए भाई यहाँ पे दो टाइप से क्लीवेज पॉसिबल होता है। एक जो क्लीवेज होता है उसको बोला जाता है सिमेट्रिकल क्लीवेज, इस टाइप से, यानी कि BH3 बाहर निकल जाए, इस टाइप के क्लीवेज को आपका बोला जाता है, ये आपका है सिमेट्रिकल क्लीवेज, सिमेट्रिकल क्लीवेज। और दूसरा जो क्लीवेज पॉसिबल है, ये सारे क्वेश्चंस आपको कोर्स में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए थे, है ना। तो दूसरा जो होता है आपका, यहां से अगर आप ये ब्रेक करेंगे तो यहां से देखो, अगर आपने रेड वाले तरीके से ब्रेक किया तो आपको मिलते हैं 2BH3 मिलेंगे। अगर आपने ग्रीन वाले तरीके से, इसको बोला जाता है पहली बात तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, इसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। और यहां से आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलता है BH2 पॉजिटिव, और दूसरा क्या मिलता है आपको, BH4 नेगेटिव मिलता है। स्टूडेंट्स ये देखा जाता है, अगर आपके पास अमोनिया है, अमोनिया NH3, या फिर आपके पास प्राइमरी अमीन है ना, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन भी अगर है कुछ हद तक, तो आपको अनसिमेट्रिकल क्लीवेज देखने को मिलती है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अगर आपके पास 3 डिग्री अमीन है, बल्कि अमीन से बल्कि कंपाउंड है, वहां पे आपको सिमेट्रिकल क्लीवेज देखने को मिलती है। तो आप साफ साफ यहां पे देख सकते हैं, दिस इज प्राइमरी अमीन, ये आपका 1 डिग्री अमीन है, और ये आपका 3 डिग्री आपका अमीन है। तो आप यहां पे ये समझ सकते हैं कि यहां पे आपका जो है वो अनसिमेट्रिकल क्लीवेजिंग होगी, एंड यहां पे आपका सिमेट्रिकल क्लीवेजिंग होगी। तो यहां पे जब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी तो क्या ऐसा कुछ बनेगा क्या भाई, देखना, क्या BH3 के साथ ये लगेगा, दिस इज नॉट ट्रू, ये इनकरेक्ट है। क्या ऐसा होगा कि BH2 जो है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये दोनों अपना क्या करेंगे, लोन पेयर डोनेट करेंगे। यस स्टूडेंट, इसकी बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी है, यस ये बिल्कुल बनेगा। और यहां पे क्या बनेगा भाई, जो BH3 था उसके साथ NEM2 अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और अडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2,
यहाँ पे इसकी कोई पॉसिबिलिटी आने वाली नहीं है। यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही बनाया है, बट यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं होगी NEME3 के साथ। तो भाई काफी अच्छे से आपको ये चीजें पढ़ाई जाती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगर फिर भी आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो कैरोथर्स की बुक का आप रेफरेंस देख सकते हैं भाई। ये कैरोथर्स की बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सॉरी कैरोथर्स बोल देता हूं भाई मैं बार बार, हाउस क्राफ्ट बुक, सॉरी है ना, हाउस क्राफ्ट बुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी फेमस बुक है हाउस क्राफ्ट बुक। कैरोथर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है हाउस क्राफ्ट, वहां का रेफरेंस आप देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए भाई यहाँ पे B2H6। तो यहाँ पे अगर आपने देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जहां जब आपने लिगेंड क्या लिया हो, एल क्या लिया हो, Ne3 यानी कि 3 डिग्री या बल्कि वाले। अगर आपने सिर्फ अमोनिया लिया तो ये बनता है। यही चीज यहाँ पे भी एक्सप्लेन की है, अगर आप इसको जूम करके पढ़ते हैं यही बात यहाँ पे भी बात की गई है कि कब सिमेट्रिकल, देखो यार, एसिमेट्रिक क्लीवेज एंड सिमेट्रिकल क्लीवेज। तो ये बताया गया है इन रिएक्शन विद मोर स्टेरिकली डिमांडिंग लेविस बेस टेंड्स टू सिमेट्रिक क्लीवेज। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया भाई, ये दिखाया गया एसिमेट्रिक क्लीवेज हो रही है, और NEME3 के केस में क्या दिखाया गया कि सिमेट्रिक क्लीवेज यहाँ पे आपका हुई है। तो भाई ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, पढ़ाया जाता है इजीली, आप इसको कर सकते थे। ये आपका हाउस क्राफ्ट बुक का रेफरेंस आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी यूज करवाया गया है। इसके लिए भाई और इसके लिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बेस्ट रहता है इस क्वेश्चन के लिए। कंसीडर द स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आपको एक ये वाला कॉम्प्लेक्स गिवन है और आपको एक ये वाला कॉम्प्लेक्स गिवन है। साफ साफ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाई दे रहा है दैट इज आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखिए X हैज 2 आइसोमर। क्या ये जो X कॉम्प्लेक्स है, क्या इसके 2 आइसोमर होंगे? स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है, अगर एक आपके पास मेटल है, 3 एक टाइप के लिगेंड लगे हुए हैं और 3 अलग टाइप के मोनोडेंटेंट लिगेंड लगे हुए हैं, तो ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। ये जो है आपका 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। अगर आपको नाम मैं बताऊं, एक होता है फेशियल, जिसे बोलते हैं फेशियल, है ना, फेशियल एंड मेरिडोनियल पोजीशन, अगर आपको जाना है ना, फेशियल एंड मेरिडोनियल पोजीशन इनको बोला जाता है। तो यस, यहां पे ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जो आप ये वाला कॉम्प्लेक्स देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स X, इसके 2 आइसोमर होंगे, एक इसकी फेशियल फॉर्म होती है और एक इसकी मेरिडोनियल फॉर्म होती है। तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि A तो आएगा ही आएगा। अगर A आ रहा है तो इसका मतलब मैं ऑप्शन B यानी कि सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे A नहीं है, क्योंकि यहाँ पे A नहीं है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ये कह रहा है कि Y के भी 2 आइसोमर होंगे क्या? Y के भी 2 आइसोमर, ये स्टूडेंट बिल्कुल पता है सभी को। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है, कुछ इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे। अगर आपने एक बार PH3 के सामने PH3 को रख दिया तो ये कौन सी फॉर्म होती है? सभी को पता है, ये ट्रांसफॉर्म होती है भाई। ये कौन सी फॉर्म होती है? ट्रांसफॉर्म होती है। अगर आपने दोनों को 90 डिग्री पे रख दिया तो वो सिस फॉर्म होती है। ये कह रहा है क्या Y के 2 आइसोमर होंगे क्या? यस, सिस एंड ट्रांस 2 आइसोमर होंगे। इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया कि A और B कंफर्म है। अगर A और B कंफर्म है, इसका मतलब हम हटा देते हैं ऑप्शन नंबर 4 को भी। ऑप्शन नंबर 4 पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहां से हमें वैसे ही मिल जाता है। अगर ऑप्शन नंबर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बी तो आंसर आएगा ही आएगा, तो मतलब सी, ए तो ठीक है, ए तो बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब सी इनकरेक्ट रहा होगा, नहीं तो 4 भी आता। तो सी इनकरेक्ट होगा स्टूडेंट। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर सी इनकरेक्ट होगा तो ए बी सी नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए एंड बी ओनली, ए एंड बी ओनली। आइए, ये कह रहा है कि भाई एक्स एंड वाई आर प्रोन टू ऑक्सीडेटिव एडिशन। देखिए ऑक्सीडेटिव एडिशन कौन शो करते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होते हैं वो ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करते हैं। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आप देख पा रहे हैं, इरिडियम जो हो गया आपका 9, उसके बाद CO का 2 हो गया, Cl का 1 हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये 16 इलेक्ट्रॉन, तो ये Y जो है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करेगा, वाई ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करेगा। बट इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखेंगे तो यहां पे कितना हो गया भाई आपका 9 हो गया, प्लस में 3 12 एंड 6 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करने वाला नहीं है। तो ये कह रहा है एक्स और वाई दोनों ही
प्रोन टू ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो दिस इज इनकरेक्ट। वाई ही ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करेगा, इसलिए ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। और डी यहाँ पे ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड इन वाई, तो ये कहा गया कि वाई में ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। वैसे हमारा जो आंसर वो सोल्व हो गया है, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। इसको एक बार आप स्टेटमेंट को चेक कर लीजिएगा, है ना। वैसे पढ़ाया जाता भाई यहाँ पे, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होता है वही कहीं ना कहीं क्या करता है भाई, आपका रिएक्ट करता है जो भी इसके, जैसे H2 हो गया, है ना, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में इसको पढ़ा है। तो डी जेड स्क्वायर इज मोस्ट, ये भी बात लगभग लगभग ठीक है, ये बात लगभग लगभग ठीक है। डिस्टेबलाइज्ड आप बोल सकते हैं, तभी वो रिएक्ट करता है, तो ये भी बात ठीक हो सकती है भाई, ये भी करेक्ट लग रहा है मुझे। तो ए बी डी आना था, बट ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं यहाँ पे। ऑप्शन एक मोस्ट अप्रोप्रिएट, दैट इज ए एंड बी ओनली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका करेक्ट आंसर आता ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर 3। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, काफी देखिए भाई यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट थे उन्होंने इसका जो आंसर लगाया वो अलग लगाया, और अभी अभी तक प्रोविजनल आंसर की आई है, फाइनल नहीं आई है ना। देखिए भाई जो रिस्पॉन्स शीट 11 मार्च को आई थी, मैं 12 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी प्रोविजनल आंसर के अकॉर्डिंग बना रहा हूं और काफी हद तक ठीक भी है। तो इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन लग सकता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर 4 किया था, बट यहाँ पे जो आंसर दिया गया है प्रोविजनल आंसर की में वो 2 दिया गया है, और मुझे भी ये करेक्ट लग रहा है कि 2 ही करेक्ट होगा, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगेगा नहीं। तो यहां पे आइए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन पूरा। द नंबर ऑफ डी एंड पी टर्म्स दैट अराइज फ्रॉम P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिस्पेक्टिवली। तो ये कह रहा भाई आपके पास P3 है, अगर आपके पास P में हम 3 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, तो आपको ये बताना कि कितनी D एंड द नंबर पूछा उन्होंने, है ना। उन्होंने ये नहीं पूछा मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई जो मतलब कौन सी पॉसिबल है या नहीं, तो नंबर का मतलब टोटली बताने होंगे मेरे हिसाब से। तो देखिए भाई इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा रेफरेंस है, बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, एटकिंस बुक है भाई ना, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। तो ये जो रेफरेंस आप देख रहे हैं एटकिंस बुक का रेफरेंस है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप चैप्टर देख लीजिए, चैप्टर का नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रा, और पेज नंबर 358, पेज नंबर 358 एटकिंस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन है और यहां से सब कुछ क्लियरिटी आपको मिल जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या पूछा था, एग्जाम्पल है भाई बिल्कुल, फाइंड द टर्म्स दैट कैन अराइज फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले तो उन्होंने पूछा कि D2 से कौन सी अराइज होगी, और फिर आपसे पूछा P3। तो सेम क्वेश्चन ही तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, द नंबर ऑफ D एंड P टर्म दैट अराइज फ्रॉम P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। तो आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए भाई यहाँ पे काफी अच्छे से बताया गया कि आप किस मेथड का यूज करेंगे। जैसे पहले इन्होंने D2 के लिए बताया क्या है कि जो मिनिमम वैल्यू हम लेके चलेंगे L1 माइनस L2 की, वो 0 आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू आप इनको ऐड करेंगे तो वो क्या आ सकती है, इसके बीच में आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आपका 4 तक जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल L की जो वैल्यू होगी वो 0 1 2 3 4 सॉरी। अब आप सभी को पता, अगर कैपिटल L की वैल्यू 0 होती है तो S टर्म, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F, ये सब ऐसे पॉसिबल हो सकती है। तो अब हम आते हैं B पे, है ना, B वाले पे। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका B, कपलिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो P के लिए आप सभी को पता भाई क्या आएगी, P के लिए क्या होती है 1 L, स्मॉल l की वैल्यू, तो माइनस L से L1, यहां पे क्या रहेगा भाई, देखो जो L है उसकी वैल्यू P के लिए 1 होती है, तो यहाँ पे जो कैपिटल L निकालेंगे वो L1 माइनस L2 से लेके, और वो L1 प्लस L2 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे तो 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 2 तक पहुंचेगी वैल्यू। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि जो ये L डैश आएगा ये 0 1 एंड 2 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये भी बताया गया है, नाउ L3 विद कपल L2 डैश दे गिव्स, ये पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गिविंग, यहाँ पे आपको बताया गया कि एक आपको 1F मिलेगा, 1F मिलेगा, 2D मिलेंगे, 3P मिलेंगे, एंड 1S टर्म आपको मिलेगी, 1S टर्म आपको मिलेगी। तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो आपको F, है ना, एक तो आपको F, ये पूरा मिलके बताया गया भाई, तो पूरा मिलके बताया गया इसमें। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में कपलिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मेरे हिसाब से इन्होंने अलग अलग बताना चाहिए था,
बट एक मिनट रुकिए, मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। बी कपलिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स गिव मिनिमम वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कपल L3 एंड दिस L2 डैश, ओके, एंड ये पॉसिबल होंगे विद द L0 एंड दिस। तो यहाँ पे देखिए भाई 2D टर्म आ रही है, 3P टर्म आ रही है, इस चीज को नोटिस करना है अपने को। क्या 2D है एंड आपका 3P है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो रेफरेंस आपको दिया गया है और इसका जो आंसर दिया गया वो यही दिया गया था कि 2 तो D की टर्म पॉसिबल होंगी एंड 3 आपका P की टर्म पॉसिबल होगी। इसलिए जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें भी इसका आंसर 3 दिया, मतलब ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, बट मोस्टली स्टूडेंट ने इसका आंसर लगाया था 4। अब वहां पे कैसे लगाया होगा, उसकी क्या पॉसिबिलिटी होती, वो ऐसे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं भाई, मानते भाई ये +1 है, ये 0 है, ये -1 है। अगर इन तीनों को आप चाहते हैं, है ना, आप चाहते हैं कि डी टर्म आए, तो डी टर्म कैसे आ सकती है भाई, कम से कम दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां रखना पड़ेगा, डी टर्म। तो यहां पे जब दोनों इलेक्ट्रॉन को आप रखोगे, एल की वैल्यू तो 2 हो जाती है, ठीक है, बट यहां पे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो तो 1 रहेगी। अगर आप इनको सेम स्पिन का रखोगे तो D3 हो गया उस हिसाब से, है ना। तो काफी मतलब इस अप्रोच से अगर जाते हैं तो आंसर 1-1 आता है। लेकिन जो यहाँ पे रेफरेंस में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं इस रेफरेंस में ये चीज एक्सप्लेन की गई है ना, ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि यहाँ पे 2D टर्म होती है और 3P टर्म होती है। एटकिंस की बुक का चैप्टर नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रा, और ये आपका रहा। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया था प्रोविजनल आंसर की में वो 2, और मुझे भी मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ये आंसर ठीक मान लिया जाएगा, यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस में जरूर डाउट रहता है भाई, हर साल ही ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं, और ये टर्म वाले तो भाई परेशान करते हैं लगभग हर एक स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, ये बिल्कुल रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया। रेफरेंस, अगर आप यहाँ पे कंसेप्ट लगाते तो आपका आंसर हो जाता रोंग। ये रेफरेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कटायन एनायन ऑफ एन आयोनिक, तो भाई रेडियस रेशियो रूल आपको पढ़ाया जाता है, रेडियस ऑफ कटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। तो यहाँ पे 74 को डिवाइड करना था 170 से, और इसकी वैल्यू लगभग 4 पॉइंट समथिंग 3 ऐसा कुछ आएगी। इस अकॉर्डिंग इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन नंबर वो आपका 6 आना चाहिए था, और यहाँ पे जो कटायन वो ऑक्टाहेड्रल में जाना चाहिए था, और मोस्टली स्टूडेंट ने ऐसा ही अटेम्प्ट किया। रेडियस रेशियो रूल आपको 11th-12th क्लास से पढ़ा दिया जाता है। तो रेडियस ऑफ कटायन को रेडियस ऑफ एनायन से डिवाइड कीजिए, एक वैल्यू आती है, और हमारे पास एक टेबल बनी हुई होती है, उस टेबल से आप देखेंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट को लग रहा था कि इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, बट स्टूडेंट दिस इज नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, और यहाँ पे जो कटायन होगा वो टेट्राहेड्रल में जाएगा। स्टूडेंट ये बिल्कुल रेफरेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपकी जो हुई की बुक होती है आपका, वहां का रेफरेंस है, हुई बुक का रेफरेंस है, पेज नंबर शायद अभी जो मुझे ध्यान आ रहा है 121 है, चैप्टर नंबर आपका जो है वो 4 है, चैप्टर नंबर आपका 4 है, उस वहां पे आप ये देख सकते हैं, वहां का रेफरेंस है ये सेम टू सेम, सेम टू सेम। तो यहाँ पे आप ये बात पढ़िएगा, जिंक आयन टेंड टू ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल होल्स इन सच फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे देखो 74 पिकोमीटर दिखाई दे रहा है, क्वाइट स्मॉल, मतलब कैटायन 74 पिकोमीटर, एंड लार्जर सल्फाइड एनायंस कितना 170 पिकोमीटर। समझ में आ रही है। और एक दो और बुक, मिजलर की बुक में भी ये चीज मेंशन की गई है कि 74 पिकोमीटर कैटायन एंड 170 पिकोमीटर एनायन, इनका जो रेडियस रेशियो आता है उसको अगर आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये रेफरेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने इसको रॉन्ग किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको गलत किया होगा। तो फिलहाल भाई देखिए, इसको 74 एंड 174 पिकोमीटर इसको देखेंगे तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल होल आएगा, ये बात आप समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है भाई। फॉर ए गिवन मेटल आयन, कोई आपके पास एक गिवन मेटल आयन है, द ऑर्डर ऑफ द नेफ्लोजोटिक इफेक्ट ऑफ द लिगेंड्स। भाई ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है, प्रॉपर नेफ्लोजोटिक इफेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आंसर होगा। देखिए भाई साइज का बड़ा रोल यहाँ पे रहता है, पढ़ाया गया आपको। आई नेगेटिव का सबसे ज्यादा होता है, ये बात बिल्कुल सही है, आई नेगेटिव का सबसे ज्यादा होगा। अभी हम आपको रेफरेंस भी दिखा देता हूँ भाई, हाउस क्राफ्ट बुक का रेफरेंस है ये, हाउस क्राफ्ट
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ये चैप्टर नंबर हाउसक्राफ्ट बुक का है ना, हाउसक्राफ्ट बुक का चैप्टर नंबर 20, और जो चैप्टर है उसका नाम है डी ब्लॉक केमिस्ट्री यानी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, पेज नंबर 578। और बुक कौन सी है, ये आपका हाउसक्राफ्ट बुक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफेक्टिव साइज ऑफ द मेटल ऑर्बिटल इंक्रीज, दिस इज वीरा। तो यहां पे देखिए नेफ्लोजेटिक मींस होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंडिंग, क्लाउड एक्सपेंडिंग। फॉर एग्जांपल विद द कॉमन मेटल आयन it is found that nephrolytic effect of the ligand vary according to the series independent of the metal ion। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका दिखाई दे रहा है भाई, आपको देख सकते हैं आई नेगेटिव। एक जो होता है ना भाई वो नेफ्रोजेटिक पैरामीटर होता है, वो जस्ट रिवर्स होता है। नेफ्रोजेटिक पैरामीटर जो है ना वो अलग होता है, इफेक्ट अलग होता है। इफेक्ट साइज का बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए आई नेगेटिव का सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका सीएन का होगा, सीएन वहां पे मेंशन भी किया गया, उसके बाद ईएन का होगा, ईएन, और उसके बाद शायद वाटर यहाँ पे गिवन था, या फिर एमोनिया, उसके बाद एमोनिया। इसको आप समझ सकते हैं हाउसक्राफ्ट बुक का रेफरेंस, आई नेगेटिव का सबसे ज्यादा, फिर सीएन नेगेटिव, फिर ईएन और फिर अमोनिया। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ये भी आपको लेक्चर्स के दौरान पढ़ाया गया था, ये रेफरेंस भी आपको बताया गया था। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9, वैसे तो काफी इजी क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखा जाए सॉलिड स्टेट से रिलेट आप इसको कर सकते हैं। द ऑप्शन शोइंग, देखिए भाई ये आपको काफी अच्छे से काफी डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। Ab2O4 इनको क्या बोला जाता है भाई, मेटल के मिक्स्ड ऑक्साइड बोला जाता है इनको। यहाँ पे जो ये होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनको क्या बोला जाता है भाई, जो ये मेटल के मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं इनको क्या बोला जाता है, स्पाइनल्स। आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है कि कौन सा स्पाइनल इनवर्स होगा, कौन सा स्पाइनल नॉर्मल होगा, है ना, वही है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है देखते ही पता लग रहा था कि दिस इज स्पाइनल, ये आपका स्पाइनल्स होंगे। तो ये वाली स्ट्रक्चर नहीं होने वाली थी, हटा दीजिए, हटा दीजिए, ये स्पाइनल होगा, ठीक है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं KMnF3, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए था भाई। तो ये जो है आपका फ्लोराइड नहीं होता है, ये आपका फ्लोराइड नहीं होता है, ये आपका ये वाली स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स का भी आइडिया था तो 50% आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया था। 50% आपका आंसर 3 और 4 में से आप कंफर्म थे, तो बाकी आपको देखना था कि फ्लोराइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बेसिक पैरामीटर यूज करेंगे। ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ द बोरोन एंड कार्बन बॉन्ड्स ऑफ द फ्लोइंग। तो पोलैरिटी का ऑर्डर आपको बताना है, वेरी सिंपल। तो भाई बोरोन तो फिक्स है। अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। अगर ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा रही होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही होगी, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इन सभी में, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा। तो P की पोलैरिटी अगर आप देखेंगे, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। तो P और Q में P की ज्यादा होगी, है ना, P और Q में P की ज्यादा होगी, ये बात कंफर्म, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए P की कम दिखा रखी है, P की कम दिखा रखी है, क्या उसे हटा दीजिए और हटा दीजिए तुरंत। तो ये बात कंफर्म हो गई कि P की ज्यादा होगी क्या उसे, P की ज्यादा होगी क्या उसे। अब देखो भाई S और R का कंपैरिजन, या इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। ये वाला जो कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज, और ये वाला भी जो कार्बन है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है। समझ में आ रही है बात, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज। बट अब आगे देखिए, अब आगे आपको देखना है कि भाई ये वाला जो कार्बन है ना वो भी तो sp3 हाइब्रिडाइज है ना, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज। बट ये वाला जो कार्बन है फिनाइल है भाई, ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर लगी हुई है। अब ये क्या होता है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये,
इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां पे क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बोरोन से ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। कहने का मतलब है ये है स्टूडेंट कि ये वाला जो CH2 कार्बन है और ये वाला जो CH2 कार्बन है, इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां पे बॉन्ड पोलैरिटी भी ज्यादा होगी, यहां पे बॉन्ड पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। तो S की पोलैरिटी ज्यादा होती है R से, S की पोलैरिटी ज्यादा होती है R से। समझ में आ रही बात? सबसे ज्यादा sp हाइब्रिडाइज कार्बन, फिर sp2। समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद दोनों sp3 थे, बट ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसलिए इसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, रेफरेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन है। आपको भाई एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसी से रिलेट करना था ये आपको। एसिड बेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, एसिड बेस केमिस्ट्री। तो आइए समझते हैं पूरे क्वेश्चन को, फिर मैं आपको इसका रेफरेंस भी दिखाता हूं क्या है। द ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टर स्ट्रेंथ, द ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टर स्ट्रेंथ टुवर्ड्स Me2S डोनर। देखिए भाई, ये सल्फर है, ये आपका Me है, ये आपका Me है। हम सबको ये पता है कि ये एज अ लेविस बेस के तौर पे काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, लेविस बेस। साथ में सल्फर है तो ये आपका एज अ सॉफ्ट बेस के तौर पे ट्रीट किया जाता है। सॉफ्ट बेस है ना, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा ना, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कंसेप्ट आता है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कंसेप्ट, उसी से रिलेट होगा ये क्वेश्चन। तो ये कह रहा है आपको एक्सेप्टर स्ट्रेंथ बताने की, सबसे ज्यादा एक्सेप्टर टेंडेंसी किसकी होगी। तो भाई अगर ये सॉफ्ट बेस है तो ये सॉफ्ट बेस सबसे बढ़िया किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा, सॉफ्ट एसिड के साथ। किसके साथ? सॉफ्ट एसिड के साथ। और यहां पे अब क्या है, देखिए भाई, सॉफ्टनेस जो है डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज करती है। अगर आप मेरे से पूछेंगे, एक BCl3 है, इससे ज्यादा सॉफ्टनेस आएगी, सॉफ्ट एसिड होता है AlCl3, और इससे ज्यादा सॉफ्ट एसिड होता है GaCl3। अगर ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट एसिड है ना, और ये सॉफ्ट बेस आई, तो यहां पे आप जो देखेंगे एक्सेप्टर स्ट्रेंथ जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी GaCl3 की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आइए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये आपको प्रॉपर रेफरेंस देता हूं, प्रॉपर बुक। तो भाई ये आपका बुक का नाम आप नोट कर सकते हैं भाई, केमिस्ट्री जोन, ये सब है, ये पूरी बुक है भाई। और यहाँ पे पेज नंबर आप जाइएगा 989 पे, पेज नंबर 989 पे जाइएगा, इसको पढ़िए कंसेप्ट को ध्यान से और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे बताया गया है ग्रुप 13 एलिमेंट्स ट्रेंड इन द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस अमंग लेविस एसिड। एट द टॉप ऑफ ग्रुप बोरोन इज अ हार्ड लेविस एसिड। आई बात समझ में? तो यही बात तो मैं बता रहा था कि भाई सॉफ्टनेस इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो ये बात यहां पे बताई गई है कि जो बोरोन होता है वो हार्ड लेविस एसिड होता है। एंड उसके बाद एल्यूमिनियम, यहां पे आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा, मूविंग डाउन द कॉलम, मूविंग डाउन द कॉलम वैलेंस ऑर्बिटल इंक्रीजेस इन द साइज। तो आपका जो ऑर्बिटल्स का साइज इंक्रीज करता है, पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। 10 गैलियम इज एन बॉर्डरलाइन एसिड, इंडियम इज सॉफ्ट, सबसे ज्यादा सॉफ्ट तो होता है, यानी कि कहने का मतलब यह है डाउन द ग्रुप जाने से सॉफ्टनेस इंक्रीज करती है। तो यही बात यहां पे बताई गई है। इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द ट्राई हैलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट डिपेंड ऑन द लेविस बेस। अगर आपका अमोनिया जैसा लेविस बेस होता जो कि एक हार्ड बेस की कैटेगरी में आता है, तो हार्ड बेस किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा, हार्ड एसिड। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता ये, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता ये, अमोनिया अगर होता, तो यही बात बताई गई, अमोनिया रिएक्टिविटी ट्रेंड फॉर द एडक्ट एरा, प्रेफरेंस ऑफ द हार्ड बेस, क्योंकि हार्ड बेस होता है अमोनिया। बट यहां पे देखिए द ऑर्डर इज रिवर्स्ड, ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा व्हेन ट्राइहलाइड फॉर्म एडक्ट्स विद डाइमिथाइल सल्फाइड। तो यही क्वेश्चन तो आपसे पूछा था ना, डाइमिथाइल सल्फाइड एक सॉफ्ट बेस होता है और डाउन द ग्रुप जाने से जो ग्रुप नंबर 13 के हैलाइड्स हैं उनकी सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है। तो यहां पे आप देखेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि ये आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, याद रखने वाला क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन
अगर नाइट्रोजन की एब्सेंस है, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज फंक्शन किस जैसे फंक्शन, नाइट्रोजिनेज, अगर नाइट्रोजन होता है तो उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है, अभी पहला क्वेश्चन वही पढ़ा था। तो ये भाई जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है ना, अगर अमोनिया एब्सेंस होता है वो हाइड्रोजिनेज एंजाइम के तौर पे काम करता है। किसके तौर पे काम करता है? हाइड्रोजिनेज एंजाइम के तौर पे काम करता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 12 क्वेश्चंस पार्ट बी के ट्रिकी क्वेश्चंस। जैसे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छा क्वेश्चन बोला जा सकता है, यूनिक क्वेश्चन बोला जा सकता है। पहला कुछ ज्यादा आपने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन भी ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक की है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अभी तक, अगर रेफरेंस को देख के चले तो ये है। बाकी एक बार आप इसको वेरीफाई कर लेना भाई अपने एंड पे भी, मैं और इसको अच्छे से वेरीफाई करता हूँ। ये इनिशियल स्टेज में मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली ये काफी बात ठीक है। बाकी जो सारी चीजें वो मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था, जिसमें हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 12 क्वेश्चंस थे, 11 क्वेश्चंस थे, उनका डिस्कशन हमने किया। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और भाई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं सीएसआर नेट की प्रिपरेशन के लिए, पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे बड़ी अफोर्डेबल फीस में कोर्स अवेलेबल है, साथ में डेमो लेक्चर्स भी वहां पे अवेलेबल है, आप डेमो लेक्चर्स जरूर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।